प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का भारत के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल विद्याकुल पे, जिसे आपने खुद अपने प्यार, भरोसे और विश्वास से बनाया है। मैं नैन्सी तिवारी आज आप लोग को CUET का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी देने आई हूँ। तो आइए इस सिलेबस को हम लोग साथ मिलकर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कैसे हम उसे पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम उसे आपको पढ़ाएंगे। हर एक एक टॉपिक आपके सामने समझाया जाएगा। हिंदी और हिंदी लैंग्वेज की कोई बाधा नहीं होगी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। CUET का जो सिलेबस है आपके जीके का, तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री यानी कि हमारा क्या है, इतिहास है। इतिहास है। अब सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें है टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें एक है आपका एंशियंट, एक है आपका मेडिवल, और तीसरा है आपका मॉडर्न। अच्छा, ये तीनों होता क्या है, एंशियंट क्या होता है, मिडिवल क्या होता है, मॉडर्न क्या होता है। देखिए होता क्या है, एंशियंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री का तो मतलब ही है इतिहास, यानी कि जो बीत चुका, तो कुछ भी आज का तो इसमें आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, एंशियंट हिस्ट्री क्या होती है, ये वो टाइम समय है जिस समय लोग जो है उस वक्त क्या करते थे, उनके पास कोई काम नहीं होता था। उस समय वो लोग कैसे अपना पूरा दिनचर्या बिताते थे, कैसे हमारे पूरे संसार में फायर की शुरुआत हुई, आग की शुरुआत हुई, कैसे लोगों ने लिखना शुरू किया, कैसे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, कब से राजा महाराजा लोग आने लगे, कब से युद्ध शुरू होने लगा, ये सारी की सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेंगी। कैसे हमारा भारत पहले गुलाम था और फिर उसके बाद आजाद हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपको टाइप्स ऑफ हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई इसमें किस तरीके से आग का आविष्कार हुआ। इसमें आपको 3 तरीके के एज देखने को मिलेंगे। एक आपका होगा स्टोन एज, एक होगा आपका आयरन एज, एक होगा आपका स्टोन एज, एक होगा आपका आयरन एज, और तीसरा जो है वो आपका ब्रॉन्ज एज। उसके बाद आपका मेडिवल पीरियड आता है। आप सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो सुना ही होगा। उसके अलावा आपको एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप हड़प्पा के बारे में जानते होंगे, मोहनजोदाड़ो के बारे में जानते होंगे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। कल ही मैंने आपको यूनेस्को पढ़ाया था, तो उस यूनेस्को में मैंने आपको ये बताया था कि यूनेस्को साइट में एक साइट है धोलावीरा। धोलावीरा है जो कि कहाँ की है भाई, गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात की ये साइट है जो कि यूनेस्को में ऐड हुई है। और यही साइट आपकी धोलावीरा जो है आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा, भारत की सभ्यता में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म कैसे शुरू हुआ, जैन धर्म कैसे शुरू हुआ, कैसे आज के टाइम पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतना कम हो गया है, एक टाइम पे जो इतना ऊपर था वो आज के टाइम पे इतना कम कैसे हो गया, मुस्लिम लोग कैसे आए, इस्लाम धर्म कब शुरू हुआ, कब यहाँ पे कैसे और चीजें बढ़ने लगी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल से आपका मेडिवल हिस्ट्री जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग राजा महाराजा देखने को मिलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज देखने को मिलेंगे। भाई छावा मूवी देखी है कि नहीं देखी है, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जब अंग्रेजों का आगमन होता है, अंग्रेजों का जो आगमन होता है इंडिया में, तो वो जो आगमन जब से शुरू होता है उस समय को लेकर के कल तक का समय, यानी कि आज तक के समय को हम लोग किस में गिनेंगे,
मॉडर्न हिस्ट्री में गिनेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, किस तरीके से पोर्टुगीज यहाँ पर आए, ये पुर्तगाली यहाँ पे आए, क्या क्या उन्होंने फैक्ट्री शुरू की, कैसे रेल शुरू हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे। फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब ये है कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अलग अलग तरह की लड़ाई लड़ी और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया और हमें आज़ादी दिलाई, वो कब हुआ, कब कब कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए। जैसे आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी, इसमें 1857 का रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा सॉल्ट यानी कि नमक जो है उसको लेकर के जो डांडी मार्च शुरू हुआ था, सत्याग्रह शुरू हुआ था, ये सारी चीजें आपको इसी फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिलेंगी। ठीक, आगे चले। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स का मतलब ये है अलग अलग डायनेस्टी आई, जैसे हरियंक डायनेस्टी आई आपकी, जिसके फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। ऐसे ही गुप्ता डायनेस्टी आई, इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तरीके से बहुत सारी डायनेस्टीज आई, मराठा डायनेस्टी आई, उसके अलावा विजयनगर डायनेस्टी आई। साउथ में सबसे बड़ी डायनेस्टी विजयनगर डायनेस्टी को माना जाता है। तो ये सारी डायनेस्टीज आई और इन्हीं सब के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और उसके रूलर यानी कि उसमें किस किसने स्थापना की, किसने उस डायनेस्टी की नींव रखी और किसने उसे आगे बढ़ाया, और कौन राजा था जो हार गया और उसकी डायनेस्टी फिर खत्म हो गई। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आपकी दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहला है, दो ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। क्या है भाई आपका, वर्ल्ड वॉर 1 और आपका वर्ल्ड वॉर 2। ये दोनों आपको किस में पढ़ना है भाई, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक, तो हिस्ट्री में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। आगे चले, ज्योग्राफी में बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी इसमें करवाई जाएगी। ये सारे टॉपिक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेंगे। चलिए ज्योग्राफी में आ जाए। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। चलिए, पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो इसके 4 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, आपको 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि भाई धरती बनी तो बनी कैसे। ठीक है, किस हिसाब से धरती आज गोल है, आखिर क्या शुरुआत से गोल ही थी कि शुरुआत से धरती बनी हुई थी, ये सब कैसे पता चलता है हमें। इसमें हमें वायु के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसमें हमें जल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगी। फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी को 5 भाग में डिवाइड किया जाता है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपके माउंटेन्स यानी कि पहाड़, माउंटेन्स पे डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि आपकी जो मैदान है, ठीक है, उसको उत्तरीय मैदान, वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारत का पठार। उसके बाद आपके कोस्टल प्लेन्स, जो आपके तटीय मैदान है वो। फिर उसके बाद आपका आइलैंड्स, आइलैंड्स और डेजर्ट, आइलैंड्स और डेजर्ट। आइलैंड्स यानी कि द्वीप और डेजर्ट यानी कि जो आपका रेगिस्तान वाला इलाका होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में भारत में कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं, थार डेजर्ट पाए जाते हैं, कोई और डेजर्ट पाए जाते हैं, माउंटेन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, हिमालयन माउंटेन पाए जाते हैं। उसके अलावा आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगा, अन्नईमुड़ी माउंटेन देखने को मिलेगा। इनकी हाईएस्ट पीक क्या क्या है, सतपुरा माउंटेन देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी माउंटेन्स में। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो मैदान होता है, जो आपका मैदान है उत्तरीय मैदान,
जो सटीक है एकदम, जहाँ पे नदियां आपकी पूरी गंगा जमुना जो मैदान बनाती है उसी को नॉर्दर्न प्लेन्स का मैदान कहा जाता है। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आएंगे। प्लेट्यू यानी कि पठार वो इलाका होता है जो तीनों तरफ से क्या होता है, नदी से घिरा हुआ होता है या समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो भारत के पठार के बारे में पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। जैसे अगर आप भारत का मैप देखते हैं, भारत का मैप जब आप देखेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे इलाका देखने को मिलेगा एकदम कोने वाला, इसी को कहते हैं तटीय मैदान। भारत के कोस्टल प्लेन्स, इसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, और इसको उत्तरी पश्चिमी घाट, और इसको बोलेंगे ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपके आइलैंड्स आ जाते हैं। इंडिया में दो ही बहुत मशहूर आइलैंड्स है, एक है आपका लक्षद्वीप और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार। और फिर आपका डेजर्ट आ जाता है यानी कि राजस्थान वाला इलाका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। मरुस्थल वाला जो इलाका होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे। भाई परेशान मत होइए, आपको दोनों भाषाओं में ये सारी चीजें पीडीएफ के साथ, कंटेंट के साथ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, विद्याकुल आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखें तो वर्ल्ड में आपके जितने भी महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, इक्वेटर क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेगी। ठीक है, आगे चले, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की। पॉलिटी मतलब राजनीति की। पॉलिटी मतलब राजनीति की। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे बड़ा जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है भाई, भारत का है। ठीक है, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान किसका है, भारत का है। उसके अलावा इसमें आपको बाकी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। भाई इतना लंबा क्यों है, क्योंकि हमारे पास स्टेट यानी कि राज्य के लिए भी अलग नियम है, सेंटर के लिए भी अलग नियम है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो किसका नियम भारी पड़ेगा किसके ऊपर, ये सारी चीजें उसमें लिखित तौर पे दी गई हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में आपको पूरा संविधान पढ़ना है। आपके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मूल अधिकार हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा स्टेट के क्या मूल अधिकार है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा नागरिकता कि भाई सिटीजनशिप, किसी भी व्यक्ति को जो भारत का है संविधान के द्वारा उसको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, ये सब चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में क्या आ जाता है भाई, सरकार की संरचना। देखिए 3 पॉइंट्स है जिससे सरकार की संरचना बनती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, जो बिल लेकर के आते हैं। ठीक है, मतलब वो सरकार का काम होता है कि भाई वो क्या करे, नियम लेकर के आए। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, नियम लागू करवाना, कि भाई हम बिल तो लेके आ गए, अब उसको लागू करवाना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। और वही जुडिशरी का काम क्या है, ये चेक करना कि भाई उस नियम का उल्लंघन तो कोई नहीं कर रहा है, कि कहीं कोई उस नियम का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है। ये सारी चीजें हमारी सरकार में काम आती है और इसी से हमारी सरकार चलती है, और यही आपको स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ना है। ठीक है, आगे चले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में। देखिए अमेंडमेंट्स होता क्या है, महत्वपूर्ण संशोधन
होता क्या है कि देखिए समय के साथ चेंज होते रहते, ठीक है। पहले फोन नहीं था, टेलीफोन था, फिर उसके बाद वो नोकिया वाला 3310 वाला फोन आया, बटन सिस्टम, फिर उसके बाद छोटा वाला स्क्रीन टच फोन आया तो सबके पास वो आने लगा, फिर उसके बाद बड़े फोन्स आने लगे, वो सबके पास आ गया स्क्रीन टच, फिर उसके बाद आपके पास टैब आने लग गया, उससे भी बड़ा चीज, फिर लैपटॉप पे काम होने लग गया। तो जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे आपने भी अपने अंदर चेंजेस लाते गए, ठीक है। उसी तरीके से जो भाई हिंदुस्तान का संविधान है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई या जैसे जैसे व्यवस्था होती गई, वैसे वैसे क्या किया गया, उसमें नए नियम को जोड़ा गया। जैसे भाई किसी को उस समय तो पता नहीं था कि कोरोना आएगा, तो जो कोरोना के बाद उन लोगों ने देखा कि हाँ भाई आगे चल के जो आपदा आने वाली है या दोबारा कभी ऐसी आपदा आई हमारे पास, तो उसमें जो जो चीजें करनी होंगी वो क्या होगा, इसमें अमेंडमेंट में ले आएंगे कि हाँ भाई अब सरकार ऐसा करेगी, इस तरह से नियम लागू होंगे जिस समय ऐसी कोई आपदा आती है, उसी को हम लोग संशोधन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में आपके लगभग आज तक देखे तो 105 अमेंडमेंट्स है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ आपके अमेंडमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि संशोधन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पहले अमेंडमेंट की बात करें, पहला अमेंडमेंट ये कब हुआ था, 1951 में, जिससे जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था पूरी तरह से। जो आपकी जमींदारी सिस्टम है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद देखें, अगर हम दूसरा देखें तो एक आपका 42nd अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट, 42nd संशोधन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल बना था, प्रियम्बल क्या होता है भाई, जो इतना बड़ा हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको छोटे से भाग में करके उसको प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये प्रियम्बल बना था इसमें 3 चेंजेस किए गए थे। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि भाई प्रियम्बल जो है क्या उसमें कभी चेंजेस किए जाते हैं, क्या प्रियम्बल में सरकार कोई चेंज करवा सकती है या कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। 42nd अमेंडमेंट में पहली बार प्रियम्बल में 3 नए वर्ड को जोड़ा गया था, जिसमें से एक था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड जो है वो जोड़े गए थे, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और कोई एक्ट देखे तो भाई 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के तहत, ये 2002 में आया था और इसी के तहत जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलता है, ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को इसी एक्ट की वजह से फ्री एजुकेशन यानी कि मुफ्त की पढ़ाई मिलती है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से और भी आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, संशोधन है, जिसको हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे चलें, लास्ट है आपका पंचायती राज। पंचायती राज लास्ट है आपका पंचायती राज। देखिए पंचायत जो है वो पहले नहीं आया था। पंचायती राज जो है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किसके कहने से पंचायती राज को ऐड किया गया है, तो वो है हमारे गांधी जी। गांधी जी का ये मानना था कि भाई जो रूट लेवल यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितने लोग ऊपर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं के कहने से पंचायती राज जो है उसको लेके आया था। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में पंचायती राज नहीं था। इसको जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत आपका ये पंचायती राज को जोड़ा गया था, जिसमें बकायदा नियम बनाए गए कि हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे पंचायत के, कौन कौन व्यक्ति है जो इलेक्शन में बैठ सकता है,
कितने इलाके तक के लोग को भाई पंचायत में बैठाया जाएगा? अब बताइए, एक बड़का शहर है 1000 2000 लोग का, उनको पंचायत थोड़ी देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से पंचायत का भी पूरा पूरा नियम बना हुआ है। आगे चले, अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमी पे। किस पे चले? इकोनॉमी पे। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब हमारी इकोनॉमी, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का राशन बचा हुआ था, और आज एक टाइम ऐसा है जब हम पूरे भारत में दूसरे नंबर 1 पे आते हैं इकोनॉमी के मामले में, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात समझिए। इसका मतलब है कि भाई सीधी सीधी बात समझिए कि अगर डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो मतलब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए एक है आपका लक्स साबुन, ठीक है, एक है आपका डिटॉल साबुन। एक क्या करता है? सुंदर बनाता है भाई, और एक क्या करता है? 99.99 कीटाणु को मारता है। अब होता क्या है, देखिए इस मामले में तो भाई बहुत सारे साबुन है। बोलेंगे कि भैया डिटॉल की कमी चल रही है तो लाइफ बॉय ले लेंगे, लाइफ बॉय की कमी चल रही है तो अच्छा दूसरा विवेल साबुन ले लेंगे, संतूर ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे डिमांड होने लग जाती है। लेकिन जब कोई अकेला प्रोडक्ट होता है, जैसे डेयरी मिल्क हो गया, ठीक है भाई, फरवरी का महीना गया अभी कुछ समय पहले, और उस समय सबसे ज्यादा क्या मांगी जाती है? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क चॉकलेट, सबसे ज्यादा मांग इसी की होती है भाई फरवरी के महीने में, ठीक है। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है, मान लीजिए कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। डिमांड क्या हो गई है आपकी? ज्यादा हो गई है। और सप्लाई क्या हो गई है? क्या हो गई है? सप्लाई कम हो गई है। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, मतलब आने थे 100 डेयरी मिल्क, लेकिन क्या हुआ भैया? ट्रक जो है वो खाई में गिर गया, तो आए कितने? सिर्फ 10 डेयरी मिल्क। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो 10 डेयरी मिल्क है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी, ताकि लोग डेयरी मिल्क छोड़ करके 1-1 रुपए वाली चॉकलेट से ही काम चला ले। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से आपका मार्केट चलता है। डिमांड जितनी ज्यादा होगी, अगर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके इकोनॉमिक का। उसके बाद अगर इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बात करें कि भाई इंडिया में इकोनॉमिक सेक्टर्स का क्या काम होता है, तो इंडिया में इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो 3 भाग में चलता है। 3 भाग में मतलब एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी, और तीसरा है आपका टर्शरी। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई? देखिए, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास कच्चा माल होता है, ठीक है, जो आपके पास कच्चा माल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स। इस खाने को ले लीजिए, चलिए मान लीजिए कि आप कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो जब आपके पास अलग आलू है, जब ये सब खेती में लगे होते हैं, खेती में एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब, तो उस समय ये क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, कच्चा माल होता है। फिर उसके बाद जब आप उसको काट पाट के इकट्ठा करके क्या करते हैं? कढ़ाई में डाल देते हैं, तब वो किसका काम करता है? सेकेंडरी का काम करता है। डाल उल के उसको माड़ मनोड़ के मसाला उसाला डाल करके जब पूरा पका देते हैं और खाने लायक हो जाता है, तब वो किस कैरेक्टर में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से जब सामान बनना शुरू होता है, जब भी कोई सामान बनना शुरू होता है, तो स्टार्टिंग में वो कौन से सेक्टर पे जाता है? प्राइमरी सेक्टर में। जब उसमें कुछ भी तैयार नहीं होता, उसके सारे अंजर पुंजर इधर उधर फैले रहते हैं, फिर जब सबको इकट्ठा करने का काम किया जाता है, उस समय वो कौन से सेक्टर पे जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में। और फिर उसके बाद जब उस पर टैक्स लगाया जाता है, वो मार्केट में आ जाता है खरीदने बेचने के लिए, तब उसके बाद उसका क्या काम होता है? टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। तो इंडिया में जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर है वो इन्हीं 3 सेक्टर्स पे काम करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रॉ। आगे चले, चलिए
नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि आर्थिक सुधार। मैंने आपको अभी इकोनॉमिक पढ़ाने से पहले ये बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का राशन बचा हुआ था, और आज एक टाइम ऐसा है जब इंडिया पूरे संसार में दूसरी नंबर 2 की इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये कहाँ से हुआ था, यानी कि एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त होता क्या था कि देखिए, जब भी कोई नया नया बंदा आता है वो सुकुड़ के रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा खुलने मिलने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब एक बार वो घुल मिल जाता है पूरी जगह में, तब उसके बाद क्या होता है, तब वो अपनी रफ्तार को पकड़ता है। उसी तरीके से जब इंडिया शुरुआत में आज़ाद हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था भाई, इंडिया जो है वो ना तो दूसरे देश से व्यापार करता था, ना ही किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उनके साथ, मतलब खुद ही बनाते थे और खुद ही पकाते थे और खुद ही खाते थे। ठीक है, ये होता था। लेकिन अब आगे चल के क्या हुआ कि भाई उसकी वजह से बारिश होने लग गई, मान लीजिए सूखा पड़ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे वॉर, लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई तो क्या हुआ, राशन जो है वो खत्म होने की कगार पे आ गया। ठीक, तो उसी के बाद इंडिया ने क्या किया, ये एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि अब इंडिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी क्या करेगा, व्यापार करेगा, और बदले में दूसरे देश भी हमारे साथ व्यापार करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इन तीनों के अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। देखिए, गवर्नमेंट समय समय पे स्कीम कोई ना कोई लेकर के आती रहती है। आप देखेंगे जैसे छोटे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम्स आते हैं आपके पास। उसके अलावा एक आपके पास मुद्रा करके स्कीम आई है आपके पास। इसमें क्या होता है भाई, बहुत सारी स्कीम सरकार आपके लिए ले करके आती रहती है। मुद्रा योजना, एक आपके पास ये मुद्रा योजना करके स्कीम आती है। इसमें क्या होता है, जो लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको क्या होता है, सरकार उनको लोन देती है कि हाँ भाई आप इतना पैसा लीजिए और अपना बिजनेस शुरू करिए। उसको भी 4 कैटेगरी में बांटा जाता है कि भाई जब आपका बिजनेस हो सकता है कि भाई प्रॉफिट पा रहा हो, उस वक्त सरकार और आपको और बढ़ाना हो तब सरकार आपको कितना लोन देगी, या फिर जब आपने एक लोन वापस कर दिया और दोबारा लोन लेने आ रहे हैं उस केस में सरकार आपको कितना लोन देगी। तो ये सारी चीजें आपको ये अलग अलग योजना में देखने को मिलती है। बहुत सारी योजना आती है, जैसे कि पीएम आवास योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया जिसमें पेंशन के लिए काम होता है। तो ये सारी योजना डेली आती रहती हैं। इन्हीं को हम लोग गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी बोलते हैं। आगे चले, तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। अब आ जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पे। चलिए, अब आ जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पे, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बेसिक साइंस में तो सिंपल ही है कि आपकी जो डेली लाइफ के जो साइंस होती हैं उसके बारे में बताता है, जिसमें बायोलॉजी भी आ जाती है आपकी, और दूसरे प्रकार की फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक साइंस में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद स्पेस साइंस का मतलब है कि अंतरिक्ष का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स की स्टडी करना कि भाई स्टार्स कहाँ से आए, सन कहाँ से आए, सूर्य कहाँ से आया, धरती कहाँ से आई, कहाँ से ये छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाने लगे हैं, मून कैसे आया, सैटेलाइट क्या होती है, 8 ही प्लैनेट क्यों बने, 10 क्यों नहीं बने भाई, 9 क्यों नहीं बने, 5 क्यों नहीं बने, 8 ही क्यों बने हैं, आखिर ऐसा क्या है इन 8 में जो इन्हें प्लैनेट्स बनाता है, आखिर वहां पे ग्रेविटी क्यों नहीं है, वो ब्लैक होल क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगी, स्पेस साइंस में पढ़ने को मिलेगी। इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज में आप ये पढ़ेंगे कि भाई साइंटिस्ट और कौन कौन सी डिस्कवरी करते हैं। जैसे आपका बिग बैंग थ्योरी आ जाता है, उसके अलावा उससे पहले जो 3-4 थ्योरी हुई थी जिनको मना कर दिया गया था कि नहीं भैया ये गलत है, आप जो भी बता रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इनोवेशन और डिस्कवरी में देखने को मिलेगी। हेल्थ और डिजीज सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता है कि भाई विटामिन
ABC खाने से आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। उसके अलावा और भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, क्या आपकी बॉडी के लिए खराब है, किससे आपको डिजीज होगा, तो ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ते हैं वो किस में आ जाता है, आपके हेल्थ और डिजीज में आ जाता है। कैसे बुखार हो जाते हैं, मॉस्किटो बाइट से किस तरीके से आपको और बीमारियां हो सकती हैं, गंदगी फैलाने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी, हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड में मिलेगी। ठीक है, चलिए बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है आपका फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स, यानी कि जो फेमस बुक्स हैं और उनके जो ऑथर्स है। जैसे रिसेंटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिसेंटली एक बुक जो है आई हुई है, अभी नवंबर दिसंबर में इस बुक को लॉन्च किया गया था और वो जो बुक है वो डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पे निर्धारित है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं आपके अमेरिका में और उन्हीं पे निर्धारित एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके की जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। जैसे इंडिया में कुछ टाइम पहले एक फेमस बुक थी आपकी हाफ गर्लफ्रेंड, जिसको किसने लिखा था, चेतन भगत ने लिखा था, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो उसी तरीके से बहुत सारी बुक्स आती हैं जो फेमस हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेसी अवार्ड, यानी कि ये बुक्स के इलाके में भैया किसको कौन सी अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट है बायोग्राफीज, जीवनिया। बायोग्राफीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके ऊपर आपकी पूरी जीवन संगनी अगर कोई लिखे तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन संगनी पे लिखा गया है, गांधी जी की जीवन संगनी पे लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी की लिखा गया है, इन सब के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो उन्हीं को जीवन संगनियाँ कहा जाता है। उन्हीं में से जो फेमस होती हैं वो आपकी इन्हीं बायोग्राफीज में आती हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है CUET का, ये आपका पूरा जो है CUET का सिलेबस है। एक बार फिर से देख लीजिए, हालांकि ये PDF आपको मिल जाएगा लेकिन आप ये फिर से देख लीजिए। ये आपका हिस्ट्री, इतिहास का है, भूगोल का है, राजनीति का है, अर्थव्यवस्था का है, पुरस्कार और सम्मान क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, और पुस्तकें और लेखक का है। इससे आगे आपका कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जो भी आएगा वो इसी के अंदर आएगा, और अगर कुछ आएगा तो विद्याकुल आपको वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक बार ये पूरे सिलेबस को ध्यान दीजिएगा और बाकी के वीडियोस के लिए ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।